जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल SWS में। तो प्यारे बच्चों, हमारी लगभग तरह आप लोग की यह शिकायत रही होगी कि सर लगभग 2 दिनों से एसएसटी की क्लासेस क्यों नहीं चल रही थी। तो इसका कुछ वजह है, क्योंकि हम संस्था में उपलब्ध नहीं थे या मौजूद नहीं थे, है ना, उपस्थित ही नहीं थे, क्योंकि हमें कुछ कारणों से बाहर जाना पड़ता है ना। लगभग 2 दिन हो गए, आज भी जाना है। तो हमने सोचा कि आज आपको क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करा दी जाए। फिर जैसे जैसे समय मिलता है हम आपके सामने लाइव उपस्थित हो जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान के पार्ट 2 भूगोल का। भूगोल का कौन सा सर? पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में हमने देख लिया था। और आप लोग इसे देखने से पहले अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना, ताकि सभी लोग इसका फायदा ले सकें। चलिए, हमने लगभग प्रश्न 4 तक देख लिया था, प्रश्न 5 हमें देखना है। और प्रश्न 5 हमारा जो था वो कह रहा था, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए। मिट्टी एक क्या है? संसाधन है। और संसाधन की परिभाषा आपको अच्छी तरह से पता है कि वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करें क्या कहलाती हैं? सर संसाधन कहलाती हैं। और भारत में पाई जाने वाली इन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। तो यह मिट्टी हमारे लिए संसाधन कैसे है? तो आपको पता है सर कि मिट्टी हमारे लिए संसाधन कैसे है। मिट्टी एक अहम संसाधन है, या पौधों को बढ़ने के लिए जरूरी पोषक तत्व देती है। पौधों को क्या देती है? पोषक तत्व देती है। जैसे देखते हैं पौधों में क्या नाइट्रोजन चाहिए, और क्या चाहिए सर? सिल्वर चाहिए, जिंक चाहिए, और क्या चाहिए? फास्फोरस चाहिए। तो ये सारी चीजें पृथ्वी उसे अर्थात मिट्टी उसे देती रहती है। और मिट्टी के बिना लगभग मानव जीवन क्या है? असंभव है। मानव जीवन क्या है? असंभव है। और इसीलिए मिट्टी के महत्व को समझते हुए हमें मिट्टी का प्रयोग अच्छे ढंग से करना चाहिए। अब अच्छे ढंग से क्या सर जी? हम उसमें क्या करेंगे? खेती ना करें, बिल्कुल करो, लेकिन क्या करते हैं उसको? आप लोग ज्यादा रासायनिक दवाओं का प्रयोग ना करें, रासायनिक खादों का प्रयोग ना करें, मतलब ऐसे तत्वों का प्रयोग ना करें जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति क्या हो जाए? कम हो जाए। ठीक, चलिए अब देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। पहला हम देख लेते हैं, जो मिट्टी का वर्णन कह रहा था, तो जलोढ़ मिट्टी देख लेते हैं। कह रहा जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी होती है जो कि बहते हुए पानी के साथ जमा हो जाती है। जब नदियां बहती हैं तो अपने आसपास के क्षेत्रों से मिट्टी लेकर आती हैं, और वही मिट्टियां जब अपने आसपास के क्षेत्रों में जम जाती हैं तो उसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। अर्थात जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो नदियों द्वारा लाई जाती है। किसके द्वारा? नदियों द्वारा। फिर क्या होता है? यह भुरभुरी होती हैं, मतलब इसे हाथ से फोड़ोगे तो फूट जाएंगी, मतलब इसके कण क्या हो जाएंगे? बहुत अलग अलग हो जाएंगे। और ढीली भी होती है, जिसके कारण आपस में नहीं चिपकते, अर्थात इस मिट्टी के कण आपस में चिपकेंगे नहीं। हमने क्या कहा? अगर आप हाथ से फोड़ोगे तो क्या हो जाएंगी? फूट जाएंगी, है ना। जैसे आपने कई लड्डू देखे होंगे, जैसे लड्डू कौन? बेसन के लड्डू, है ना। जब आप कहीं हनुमान मंदिर पे दर्शन करने जाते तो आपको बेसन के लड्डू मिलते हैं, है ना। उसको अगर आप हाथ से दबा दें तो क्या होती है? लड्डू के सभी कण क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे जलोढ़ मिट्टी है, इसको अगर आप हाथ से फोड़ देंगे तो इसके सभी कण क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। इतनी भुरभुरी होती है ना। जैसे आपने एक चीज और देखा होगा, क्या सर? जब गांव में क्या होती है? शादियां होती हैं तो माताएं क्या बनाती हैं? ढूढ़ी बनाती हैं ना, चावल के आटे का क्या बनाती हैं? ढूढ़ी बनाती हैं। और उसको जब आप गर्म ही रहे तो उसको हाथ से जब आप फोड़ते हैं तो सारे कण क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, है ना। आप इस एग्जांपल समझिए कि जो जलोढ़ मिट्टी है आपकी वो क्या है? एक बेसन की लड्डू की तरह है। आप उसको हाथ से पकड़ेंगे और हाथ से फोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी? फूट जाएगी। यह मिट्टी आमतौर पर कई कणों के मिलकर बनी होती है। इसमें कई प्रकार के कण होते हैं, जैसे बालू के कण हो गए, कंकड़ के कण हो गए, ठीक, जिसमें गाद, सिल्क, बालू और बजरी का मतलब छोटे छोटे कण और कई बड़े और छोटे कण होते हैं। इनसे मिलकर क्या होती है? इसके कण बने होते हैं। इस मिट्टी को अक्सर नदियों के किनारे देखा जा सकता है, क्योंकि बाढ़ कहाँ आती है? नदियों के किनारे आती है। जब नदियां बारिश के मौसम में बाढ़ ले आती हैं तो बाढ़ लाने के पश्चात क्या होती है? जब वहां का पानी थोड़ा सूख जाता है, जब गर्मी का मौसम आता है तो वहां पर मिट्टियां रह जाती हैं। वही मिट्टियां क्या होती हैं? जलोढ़ मिट्टी कहलाती हैं। चलिए, फिर हमने देखा दूसरा, क्या देखा है? लाल मिट्टी। सर दूसरा हमारा क्या है? लाल मिट्टी। आपको जो भी मिट्टी याद हो, है ना, कम से कम 3-4 प्रकार की मिट्टियां याद कर लीजिएगा। फिर कह रहा लाल मिट्टी, कह रहा यह मिट्टी शुष्क वातावरण के चट्टानों के टूटने से बनती है। ऐसा वातावरण
कि जहां पर क्या हो, शुष्क वातावरण हो, वहां की जो चट्टानें टूटती हैं तो वहां पर क्या मिलती है, लाल मिट्टी मिलती है। अब सर लाल मिट्टी क्यों होती है? क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर? आयरन पाया जाता है। पानी के संपर्क में पीली दिखती हैं और ये मिट्टी जब पानी इसमें जाता है तो क्या हो जाती है, पीली दिखाई देने लगती हैं। इस मिट्टी में आपको लोहा मिलेगा, चूना मिलेगा, एल्युमिनियम मिलेगा, अधिक मात्रा में मिल जाएगा। ये सब अधिक मात्रा में मिलते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ बार बार पूछा गया कि ये जो लाल मिट्टी है ये लाल क्यों होती है? तो आप क्या बताएंगे कि सर लाल इसलिए होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, आयरन होता है, लोहा होता है। लोहे की वजह से मिट्टी क्या दिखाई देती है सर, लाल दिखाई देती है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। बाजरे की खेती इसमें सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा कपास भी इसमें पैदा किया जा सकता है। इसमें कपास भी पैदा किया जा सकता है। हालांकि आप कपास के लिए जानते हैं सर काली मिट्टी, कपास के लिए आप क्या जानते हैं सर, काली मिट्टी जानते हैं, है ना। तो वही अब जो मिट्टी आप जानते हैं कपास काली मिट्टी में भी हो जाता है। भारत में यह आपको कहां मिलेगा, राजस्थान के क्षेत्र में मिलेगा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में मिलेगा, सर मध्य प्रदेश में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, झारखंड में भी मिलती है, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में देखने को मिल जाती है। कौन सी मिट्टी सर, लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी। फिर क्या है, कह रहा अभ्रक, है ना, ये हमने आपको पढ़ा दिया था लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। कह रहा अभ्रक, अभ्रक की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। अभ्रक की क्या उपयोगिता है, अभ्रक हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, और इसके दो उत्पादक क्षेत्र का नाम भी बता दीजिए। तो सर अभ्रक देख लेते हैं। कह रहा अभ्रक एक ऐसा खनिज है, तो अभ्रक क्या है, खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्थर क्रम में पाया जाता है। किस क्रम में, किस क्रम में, प्लेटों के क्रम में अथवा पत्थर, जैसे आप पत्र देखते हैं, है ना, बारीक सा बारीक बारीक पत्र देखते हैं। और क्या कहा गया, प्लेट। प्लेट का मतलब क्या हुआ सर, एक के ऊपर एक, है ना, पतली क्या होती है, परतें होती हैं। तो ये किसके रूप में, या तो प्लेट के रूप में या फिर पत्थर के रूप में पाई जाती हैं। ये परतें इतनी महीन होती हैं, जैसे सुई में क्या डाला जाए, धागा डाला जाए, है ना। अगर आपकी आंखें थोड़ा सा भी कमजोर हैं तो सुई में धागा नहीं डाल पाएंगे। अगर आपको आपके अपने आंखों का क्या करना है, परीक्षण करना है, तो छोटी वाली सुई लीजिए, है ना, एकदम बारीक सुई, उसमें धागा डाल के देख लीजिए। ये तो आपकी आंखें सही होंगी तो आप धागा क्या कर लेंगे, डाल ले जाएंगे, अन्यथा आप समझ लीजिए कि आपकी आंखें क्या है, बेकार हैं। अब किस वजह से खराब हुई, क्योंकि आपने मोबाइल ज्यादा देखा, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, है ना। अब क्या हुआ सर, कह रहा इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में ही समाहित हो जाती है। अब सोचो भैया 1000 परतें केवल कुछ सेंटीमीटर, मतलब 2-3 सेंटीमीटर में 1000 परतें, कितनी बारीक कितनी महीन होती हैं, है ना, कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर क्या है, अभ्रक जो होता है पारदर्शी होता है, मतलब एक पार से दूसरे आर पार प्रकाश जा सकता है। काले होते हैं कभी कभी, हरे भी हो सकते हैं कभी कभी, लाल पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। मतलब ये पारदर्शी भी हो सकता है कि एक प्रकाश जो होगा एक पार से दूसरे पार जा सकता है। जैसे आपने शीशा देखा होगा, अब वो चेहरा देखने वाला शीशा नहीं, हाँ जिसमें आप लोग सुबह उठते हैं मंजन नहीं करते पहले चेहरा ही देखते हैं, जैसे दिखाई होने वाली हो, है ना आपकी, तो वैसा नहीं, है ना। तो पहले आप लोग क्या करते हैं, सुबह उठकर शीशा देखते, तो ऐसा नहीं है। ये कौन सा शीशा जो आप देखते हैं, किसमें, घर की खिड़कियों में लगे होते हैं, है ना, सफेद वाला। तो इस प्रकार के शीशे की तरह पारदर्शी होते हैं, काला होता है, हरा होता है, लाल पीला हो सकता है, अथवा भूरे रंग का भी हो सकता है। अभ्रक जो है विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। सर अपरिहार्य का मतलब सर बहुत ही इंपॉर्टेंट, अपरिहार्य का मतलब सर बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या, अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर, भैया आपको क्षेत्र कहा गया ना, तो दो क्षेत्र ध्यान रखेंगे, छोटा नागपुर पठार और उत्तरी पठार, छोटा नागपुर के उत्तरी पठार पे पाए जाते हैं। और साथ ही साथ बिहार झारखंड की कोडरमा गया हजारी भाग पेटी अग्रणी उत्पादक हैं। मतलब दो चीजें, एक छोटा नागपुर के उत्तरी पठार, छोटा नागपुर के उत्तरी पठार, साथ ही साथ बिहार और झारखंड के कोडरमा के गया हजारीबाग पेटी में पाया जाता है, कह रहा है। और क्या कह रहा है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, ये देखो,
है ना, इसका नाम आपने पहले नहीं सुना होगा। नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश का क्या है, महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। तो आपसे 2 कहा गया, हमने 3 बता दिया, आप लोग इसे ध्यान से देख लेंगे। चलिए अब आज फिर से शुरू करते हैं अपना पहला पार्ट, है ना। क्या करते हैं, पहला पार्ट मतलब पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन, पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन, क्योंकि वो हमारा पार्ट पहले का ही था। इधर भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए। अब रेल परिवहन, रेल क्या है, परिवहन का माध्यम है, तो रेल परिवहन पर आपको क्या डालना है, प्रकाश डालना है। चलिए डालते हैं प्रकाश। कह रहा है भारत में रेल परिवहन का विकास राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप देखते हैं भारत में करोड़ों लोग पर डे, है ना, करोड़ों लोग पर डे क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। उससे भारत की अर्थव्यवस्था पर, उससे भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा इजाफा होता है, लोग पैसा खर्च करते हैं। साथ ही साथ सामाजिक विकास, मतलब रेल के आने से भारत के ही अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान पहुंचाने में बहुत ज्यादा सुविधा हो गई है, इसीलिए सामाजिक विकास भी हो रहा है। रेल परिवहन का विकास के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को विचार में लेते हुए निम्नलिखित कुछ बिंदुओं में प्रकाश डाला जा सकता है। अब इसको आप लोग तो जान ही सकते हैं, क्या है सर, कह रहा है वस्तुओं के परिवहन का सुगम और तेजी से विकास। तो ये सही है, क्या है, क्या है, इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। सर है क्या, कह रहा है वस्तुओं के परिवहन का सुगम, मतलब जो वस्तुएं हैं उनका परिवहन आसान हो गया। सुगम का मतलब होता है बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। अब आप ही सोचिए, यदि मान लीजिए हमें कोयला लाना है झारखंड से या छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश लाना है, अब आप भैया ट्रक से कितना ला पाओगे, आप ही सोचिए। तो ट्रेनों में भर के पहुंचा दिया जाता है, इससे लागत कम हो जाती है, सुगम हो गया है और तेजी से बहुत ज्यादा बहुत सारा विकास हुआ है, बहुत सारा विकास हुआ है। अब ये बहुत सारा विकास हुआ तो है ना, ये बहुत सारा विकास हो तो गया है, ये सभी को पता है, लेकिन सर इस विकास के कुछ फायदे भी हैं, बिल्कुल हैं, है ना। अब देखो कह रहा रेल परिवहन वस्तुओं के लिए सुगम और तेजी से परिवहन के साधन प्रदान करता है, चाहे वस्तु हो चाहे मनुष्य हो, है ना, सबके लिए। अब भैया हवाई जहाज से तो वस्तुओं को आसानी से लाया नहीं जा सकता, क्योंकि हवाई जहाज से जाने का मतलब खर्चा बहुत होना। यह बड़ी वजन वाली और बड़ी दूरियों के परिवहन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, मतलब बड़ी वजन, इसमें वजन भी ज्यादा लाया जा सकता है। अब सोचिए जो आपने ट्रेन देखा जिसको आप लोग मालगाड़ी के नाम से जानते हैं, उसमें कई टन वस्तुएं भरी होती हैं, कई टन वस्तुएं भरी होती हैं, है ना। अब जब कई टन वस्तुएं भरी होती हैं तो इन वस्तुओं के वजह से आप जानते हैं कि जो ट्रेनें होती हैं काफी लंबी दूरी तय कर लेती हैं लेकर के। लेकिन अगर वहीं बता दो एक जितनी एक रेलगाड़ी में भरी है उतना किसी ट्रक में भरा जा सकता है नहीं, और ट्रक में लाने में खर्चा भी बहुत लगेगा। फिर क्या कह रहा है, रेल मार्गों की व्यापक नेटवर्क वस्तुओं को विभिन्न शहरों और राज्यों के बीच अद्वितीय रूप और बड़े पैमाने पर परिवहन करने में सहायक होता है। अद्वितीय का मतलब इसके जैसा कार्य नहीं किया जा सकता भैया, है ना। आपको कहा जाए आप अद्वितीय हैं, मतलब आपके जैसा और कोई नहीं है, ठीक। तो उसी के अनुसार ये क्या है, करने में बहुत ज्यादा सहायक होती हैं, ठीक। हाँ फिर कह रहा है दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट कह रहा है यात्रियों के लिए सुविधा, जिसको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने कभी भी ट्रेन में सफर किया हो तो इसको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अब ट्रेन में अगर आप सफर किए तो बताने की आवश्यकता क्यों नहीं है, ये आपको पता ही है, क्योंकि भैया यात्रियों के लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक हो गई है, कम दाम में आप ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं। हम आपको अगर बताएं तो हमारा जो आपका उत्तर प्रदेश का एक शहर है गोंडा, उत्तर प्रदेश का एक शहर है गोंडा। यदि आप गोंडा जंक्शन से भारत के दूरस्थ अर्थात अगर हम आपसे कहें कि आप कहां जा रहे हैं सर, यदि आप तमिलनाडु जाना चाहते हैं तो गोंडा जंक्शन से तमिलनाडु आप पहुंच सकते हैं मात्र 450 और 500 रुपए में। सोचिए लगभग 2,500-3,000 किलोमीटर की दूरी आप 450-500 रुपए में तय कर सकते हैं। इससे ज्यादा सस्ता आप क्या लेंगे, है ना। मतलब गरीब से गरीब तबका भी इसका फायदा ले सकता है। हाँ फिर क्या कह रहा है,
कह रहा रेल परिवहन देश भर में यात्रियों को सुविधाजनक और सस्ती यात्रा, हमने क्या बताया, इतनी सस्ती यात्रा कोई भी साधन नहीं दे सकता। अगर वही आपको मान लीजिए हवाई जहाज से जाना है, लखनऊ से आप पटना एयरपोर्ट पे जाना चाहें तो कम से कम 2000 रुपये 3000 लग जाएंगे, है ना। लेकिन वहीं आप जब ट्रेन से जाएंगे तो हो सकता है 200-250 रुपये में आप पहुंच जाएं, है ना। का अवसर प्रदान करता है। विभिन्न शहरों और गांवों के बीच रेल मार्गों की व्यापक नेटवर्क की वजह से आज लोग रेलगाड़ियों का उपयोग करके अपने स्थानीय और दूरस्थ स्थानों की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। अब आप देखते हैं भारत में क्या है, रेलवे का जाल सा बिछ चुका है, रेलवे नेटवर्क का जाल सा बिछ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। क्या रोजगार के स्रोत, भैया भारत में सर्वाधिक रोजगार देने वाला सेना के बाद सबसे ज्यादा रोजगार सेकंड स्थान पर रेलवे ही देता है ना। भारत में सर्वाधिक रोजगार सबसे पहले सेना में है, उसके बाद रेलवे में है। आप सोच सकते हैं क्या रेल परिवहन एक बड़े पैमाने पर रोजगार भी देता है। रेलवे विभाग में अनेक लाखों लोगों की नौकरियों का अवसर मिल जाता है। जैसे अभी हाल ही में चर्चा है क्या, ग्रुप डी की, ग्रुप डी की। अब ये ग्रुप डी की जो वैकेंसी है क्या है, चलिए आप समझिए, ग्रुप डी की जो वैकेंसी है ये लगभग मान के चलिए 30 से 35 हजार के आसपास आने की संभावना है, 50 हजार भी हो सकती है। इतना बड़ा रोजगार रेलवे देता है। रेलवे में लगभग 4 से 5 लाख लोग कार्य करते हैं, है ना, इससे ज्यादा भी होंगे। तो वही कह रहा सेकंड स्थान पे यह हम कहें सबसे ज्यादा रोजगार कौन देता है सर, रेलवे भी देता है। रेलवे क्या देता है, सबसे ज्यादा रोजगार भी देता है। जिनमें से कई लोग गाड़ी चालक हो सकते हैं, जिसको आप लोग को पायलट कह सकते हैं, गार्ड कह सकते हैं जो सुरक्षा करता है, इंजीनियर हो सकते हैं जो उसकी मरम्मत देखभाल करें, और अन्य तकनीशियन भी होते हैं। मतलब इसमें पद जो होते हैं जो लोग रोजगार करते हैं वो केवल एक प्रकार के नहीं हो सकते। ग्रुप डी का मतलब जैसे कुछ चपरासी भी हो सकते हैं, कुछ सफाई कर्मचारी भी हो सकते हैं, इस प्रकार से कई लोग हो सकते हैं, है ना। ऐसा कहना हम इसको गलत नहीं ठहरा सकते, है ना, हम इसको गलत नहीं ठहरा सकते कि सर ऐसा संभव नहीं है। तो वही हमने क्या बताया, रोजगार के अवसर भी देते हैं। फिर क्या है, पर्यावरण का सहयोग, क्या होता है, पर्यावरण का सहयोग भी होता है। कह रहा रेल परिवहन पर्यावरण के प्रति भी सहयोगी है। यह वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है और यात्रा के लिए एक सामाजिक और पर्यावरणीय उत्थान साधता है ना। क्या करता है, एक पर्यावरणीय उत्थान को साधता है। चलिए, तो आशा करते हैं इतनी चीजें आपकी समझ में आई होंगी, है ना। जी जी, चलिए तो आप लोग क्लास को देखिएगा, एंजॉय लीजिएगा, है ना। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लासेस मिलेंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, ये क्वेश्चन हम और करा देते हैं। कह रहा है भारतीय वनों के आर्थिक महत्व को समझाइए कि भारत में जो वन है इसका महत्व क्या है सर, भारत में वनों का महत्व क्या है। तो कह रहा है वन हमारे लिए बहुत अधिक महत्व रखते हैं। इनके महत्व निम्नलिखित में, पहला, ये वातावरण को संतुलित रखते हैं, मतलब वातावरण में जो ऑक्सीजन और अन्य कैसे हैं इसका जो संतुलन होता है कौन रखता है, वन रखते हैं। जो वनों को काट दिया जाए क्या होगा, आप ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, आपको सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा आपको। तो वही चीजें ये क्या करता है, वातावरण को संतुलित रखता है। ये वर्षा को भी नियंत्रित करते हैं, ये वर्षा को भी क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ये भूमि कटाव को भी रोकते हैं तथा बाढ़ पर नियंत्रण भी रखते हैं, कौन, वन रखते हैं। फिर ये प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं, मतलब जो आपके आसपास का प्रदूषण वातावरण है उसको भी क्या करते हैं, नियंत्रित। जैसे आप देखते हैं सड़कों के किनारे क्या लगाए, पेड़ लगाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण क्या हो, कम हो, ध्वनि प्रदूषण कम हो। मतलब जितने अधिक आपके आसपास पेड़ पौधे होंगे आपके आसपास का क्षेत्र पर्यावरण से मुक्त रहेगा। जैसे आप बड़े बड़े शहरों में देखते हैं प्रदूषण क्यों फैलता है, क्योंकि वहां भैया पेड़ पौधे ही नहीं है ना। आप गांव में देखिए, गांव का वातावरण बहुत शुद्ध होता है कि गांव में आपको हर स्थान पर पेड़ पौधे मिल जाएंगे, स्वच्छ वायु मिलेगी आपको, लेकिन शहरों में इसकी कमी है। फिर कह रहा है वनों से हमें कई पादप उत्पाद एवं औषधियां भी प्राप्त होती हैं। जंगलों में देखते हैं, हिमालय क्षेत्र में आप जाएं तो बहुत सारी औषधियां आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी औषधियां आपको मिल जाएंगी। इनसे कई जंतु उत्पाद, लाख, अब लाख भी एक क्या है, जंतु उत्पाद है,
रेशम, मोम आदि भी प्राप्त होते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों और लाखों में होती है। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए जीन कोष, अब जीन तो आप लोग को बायोलॉजी में पढ़ाया ही गया होगा, है ना, या जीन के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। जीन क्या होता है ना, उसको पता है। तो जीन कोष का कार्य करती है किसके लिए? वैज्ञानिकों के लिए, कि वैज्ञानिक इन जीनों पर शोध कर सकें, है ना। फिर साथ ही साथ जिनसे अनेक उपयोगी पादप और जंतु जातियां पैदा होती हैं, वैज्ञानिक इसमें शोध करते हैं और नई नई जंतु, नए नए पेड़ पौधों का निर्माण कर देते हैं। वन सूखों को नियंत्रित करते हैं। अब जहां पे वन होंगे वहां पर वर्षा होगी, और जहां पे वर्षा होगी वहां पर सूखा नहीं होगा। तो चलिए इतना ही रखते हैं हम, है ना। फिर आपको लाइव क्लासेस में सारी चीजें कराई जाएंगी, ठीक। तो आप लोग इतना देख लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और हम आशा करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, और यही आपके लिए लाभदायक भी है कि आपके पास समय कम, भार ज्यादा है ना। जितना रिवीजन हो सके उतना कीजिए, है ना। और आप लोग अपना परचम बोर्ड पेपर में लहरा दीजिएगा। यहाँ SWS के बच्चे, है ना, एक दो नहीं, कम से कम जितने बच्चे हैं सब टॉप लिस्ट में आने चाहिए, है ना। और जिस दिन आप टॉप लिस्ट में आ गए, है ना, उस दिन हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, और आपको यही मंच पे बुलाकर, इसी बोर्ड के सामने बुलाकर लोगों को बताया जाएगा कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारे शेर बच्चे हैं, है ना, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को आप देखते रहें और अपना ख्याल जरूर रखें। जय हिंद।